कि वो गंगा मैया सी पावन सी, मैं बीहड़ भूमि सा टेढ़ा सा, वो गुलाबी शहर की रंगीन शाम सी, मैं डांग की तप धूप सा, वो अपने आप में पूरी सी, मैं सब पाकर भी अधूरा सा। तो क्या ग्रेजुएशन के साथ ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या 2020 के बाद में फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? प्लेसमेंट था कॉलेज में, वो मेरा इंटर्न लगा था, पीपीएम में कन्वर्ट हो गया था, तो मेरे पास वो पूरा ईयर खाली मिला था। मेंस की क्या कुछ रणनीति आपके हिसाब से रहनी चाहिए? आजकल जो मार्केट में मटेरियल है वो काफ़ी अवेंडेंस हो गया है। साइंस और ज्योग्राफी के लिए क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए आपके हिसाब से? सर साइंस का तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं और जो लास्ट टाइम ऐड हुए थे बट पूछा नहीं गया उनमें से। स्वागत है आप सब लोगों का इस सीरीज में। ये सीरीज आप लोगों के लिए जो पिछले आरएस की 2021 की जो वैकेंसी है उसके टॉपर से रूबरू कराने की ये सीरीज है। आज हमारे साथ हैं जितेंद्र गोयल जी। जितेंद्र गोयल जी ने आरएस की एग्ज़ाम 2021 में 168 रैंक हासिल की है। जितेंद्र जी मूलतः धौलपुर के बाड़ी कस्बे के निवासी हैं और इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो NIT भोपाल से करी है और इनसे हम जानेंगे प्री मेंस और इंटरव्यू की रणनीति। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। और कैसा आपको लग रहा है रिजल्ट के बाद में? सर रिजल्ट के बाद निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा हल्का बर्डन फ्री महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक ड्रीम था बचपन से कि राजस्थान या सिविल सर्विसेज में आना है। तो जो PDF में जो जिस दिन वो रोल नंबर देखा था तो उसका जो फीलिंग है आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे आपकी ग्रेजुएशन भी 2020 में ही हुई है, तो क्या ग्रेजुएशन के साथ ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या 2020 के बाद में फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर जो मेरा प्लेसमेंट था कॉलेज में, वो मेरा इंटर्न लगा था, पीपीएम में कन्वर्ट हो गया था, तो मेरे पास वो पूरा ईयर खाली मिला था। तो उस समय मैंने बेसिक NCERTs और जो फंडामेंटल्स थे वो क्लियर कर लिए थे। उसके बाद जब मेरी ज्वाइनिंग कोविड की वजह से डिले हो गई थी, उस बीच में मैं आरएस को स्पेसिफिक मान के मैंने नोट्स बना लिए थे। देन जब लगा था कि एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है, उससे पहले मैं मेंस को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे हम इस जो सेगमेंट है इंटरव्यू सेगमेंट, उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। प्री और मेंस को लेके एक धारणा जस्ट पिछले 5-6 इंटरव्यू मैंने लिए हैं, उनमें ये निकल के आता है कि भाई प्री और मेंस की तैयारी दोनों की एक साथ ही आपको करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस चीज़ को लेके? सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने तैयारी करी थी तो मेरे पास मेंस का सिलेबस था आरएस का और मेरे नोट्स भी पूरे मेंस ओरिएंटेड थे। तो मैंने पूरी तैयारी जो थी, इवन रिटन प्रैक्टिस मेंस के हिसाब से स्टार्ट करी थी। जब प्री की डेट डिक्लेयर हो गई थी और लगभग मेरे पास 1.5 से 2 महीने थे, उसमें आके मैंने फैक्ट्स को देखना और जो प्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में नहीं है उन पर ध्यान दिया था। क्योंकि प्री का सर मैंने एक चीज़ जो एनालिसिस करके देखी है, मुख्यतः 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, उनकी बेसिस पे आप प्री इजीली निकाल सकते हो। नहीं, लेकिन आजकल तो जैसे कट ऑफ 101.69 ऐसे जा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आपको वेटेज तो लगभग सारे ही। हाँ सर, अब कहीं ना कहीं इस बार की जो वैकेंसी थी उसका जो प्री है उसमें वेटेज सारे सब्जेक्ट्स को दिया गया। हाँ, क्योंकि अब कट ऑफ जैसे अब 50% हो गई। हाँ, तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा स्टूडेंट। केस में वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। आपने ग्रेजुएशन में NIT भोपाल से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक करी, तो आपने बीटेक क्यों करी? मतलब BA करके, या जैसे आप कह रहे थे कि BSc का भी मेरा एक ओपिनियन बना था, तो बीटेक क्यों? और उसके बाद में बीटेक के बाद में आरएस की जो राह है वो कितनी आसान हो गई आपके लिए? सर इसके पीछे मैं आपको मेरी मम्मी की कही हुई एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैं BSc का फॉर्म डालने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था, तो उससे पहले मम्मी ने मुझे एक बात कही थी कि सिविल सर्विसेज जो है काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हैं, तो आप पहले से ही कोई एक ऐसा बैकअप लेके चलो जिससे आपको बैकअप के लिए कोई और एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो बीटेक या मेडिकल आपको एक इनहेरेंट बैकअप प्रोवाइड करते हैं, खुद में ही बैकअप है। तो इसीलिए मैंने फिर वो जो बीटेक वाला ऑप्शन था वो ऑप्ट करने का प्रेफर किया। ओके, तो NIT आपको लगा कि अगर आरएस में कहीं ना कहीं नहीं होगा तो बीटेक तो अपन ने कर ही रखी है, तो वो अभी रिसेंटली आपका EORO वाली जो एग्ज़ाम है उसमें भी क्वालिफिकेशन क्या रिजल्ट रहा आपका? उसमें मेरे सर क्वालिफाई हुआ है, लेकिन उसका DV आपने DV पेंडिंग है अभी। ओके, जैसे हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स की आपने बताया कि भी अब लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स को वेटेज देना चाहिए। और मेंस की क्या कुछ रणनीति आपके हिसाब से रहनी चाहिए? सो मेंस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो रीसेंट एस्पिरेंट्स हैं
कि आजकल जो मार्केट में मटेरियल है वो काफ़ी अवेंडेंस हो गया है, तो आपको अपने आँख और कानों पे ब्लाइंडर्स बांधने हैं और जो मटेरियल आपके पास है, कोई भी बुक हो आपके पास, उसी को मल्टीपल रिवीजन के साथ पढ़ना है। तो कंसाइज और मल्टीपल रिवीजन्स, मैं ये शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि मेंस की स्ट्रेटजी जो है वो सबसे कारगर है। तो आप जैसे धौलपुर बाड़ी से आप आते हो, तो वो जो बीहड़ है वो आपके कितने क्या नज़दीक है? सर बीहड़ हमारे यहाँ से कुछ लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। जहाँ टाउन में बिलोंग करता हूँ बाड़ी से, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे चंबल की बीहड़ देखते। तो आप जैसे जयपुर प्रिपरेशन कर रहे थे, बीहड़ से आप आते हैं, तो आप वैसे मैंने काफ़ी कुछ आपके बारे में सुना है कि आप शायरी वगैरह बहुत अच्छी लिखते हैं। तो ये बीएड और जयपुर के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक शायरी लिखी है, तो क्या शायरी है वो आप एक बार सुनाओगे? सर ये मैंने जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था उस समय लिखी थी। बीच में कभी अपने डाउनफॉल्स आते हैं तब जयपुर और बीहड़ को कंपेयर करते हुए कि वो गंगा मैया सी पावन सी, मैं बीहड़ भूमि सा टेढ़ा सा, वो गुलाबी शहर की रंगीन शाम सी, मैं डांग की तप्त धूप सा, वो अपने आप में पूरी सी, मैं सब पाकर भी अधूरा सा। बहुत गजब, मतलब ये आपने दोनों जयपुर और बीहड़ को अपने साथ में, तो ये जयपुर और बीहड़ सिटी को कंपैरिजन किया या किसी लड़की के लिए आपने ये शायरी शायरी का जो माहौल और मूड देख के तो कुछ ऐसा लगता है कि आपने मतलब इसमें कुछ उस एंगल से आपने लिखा है? सर दोनों ही बातें। मेंस के लिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं तो जो 4th पेपर है उसके लिए हिंदी और इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप कुछ बताइए। 4th पेपर में सर जो हिंदी का वेटेज है, चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और लगभग 12th के बाद से कभी हिंदी लिखी नहीं थी, तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें आई थी। उसके लिए मैंने ये किया था कि मेरी जो छोटी बहन है वो ग्रामर की शीट्स बना के डेली मुझे भेजती थी, तो ग्रामर का पोर्शन मैंने वहाँ से कवर किया था। इसके अलावा जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसको आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखते रहिए। जैसे आज संक्षिप्तीकरण लिखा है तो कल प्रारूप पे काम करिए। इंग्लिश के लिए आप कुछ वर्ड्स इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस को मैं काफ़ी एम्फेसिस करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो एक कोट भी है इंग्लिश में, द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। ओके, और जैसे 3rd पेपर की हम बात करें तो 3rd पेपर को लेके क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए? 3rd पेपर में थोड़ा सा डायनेमिक भी है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। तो पहले तो फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद अगर आप रेफ़र करना चाहें तो कुछ करंट के मॉड्यूल्स रेफ़र कर सकते हैं, करंट के मैगजीन्स रेफ़र कर सकते हैं। उसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों अच्छे से मेंशन किया होता है। नहीं, करंट अफेयर्स तो एक तरीके का ऐसा है कि जैसे आपने करंट अफेयर तैयार किया है तो कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो 2-4 कॉपी करंट के लिए भर देते हैं। एग्जैक्टली मेरा मानना ऐसा है कि करंट के लिए अगर आपने करंट का कुछ कंटेंट पढ़ा तो आप मेंस के सिलेबस को देखिए कि मैं इस करंट को कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो एक तो ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप जो भी करंट पढ़ रहे हो उस करंट को आप ऐसे तो नहीं कि केवल मजे के लिए ही पढ़ रहे हो, कहाँ फिट कर सकते हैं। अगर आईआर का अगर कुछ इंडिया और रशिया रिलेशनशिप के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप कोशिश करिए कि भाई ये आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इम्पोर्टेंट। ये आप सारे पेपर में कर सकते और ये सारे हिस्ट्री में भी कर सकते हो। अगर महावालेश्वर को लेके कोई क्वेश्चन था, रिसेंट कोई मीटिंग हुई है तो वो डाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से करंट जो पेपर है उसमें बहुत अच्छी तरीके से वैल्यू एडिशन का काम करता है। आंसर जब आप लिखते हो और अगर आंसर आपका करंट के साथ मिक्स होके आता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसमें अच्छे मार्क्स, इम्प्रेसिव एग्जाम। आप साइंस से रहे हैं, 2nd पेपर की जैसे बात करते हैं तो एथिक्स, साइंस और ज्योग्राफी वाला सेगमेंट आता है। एथिक्स और साइंस और ज्योग्राफी के लिए क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए आपके हिसाब से? सर साइंस का तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं और जो लास्ट टाइम ऐड हुए थे बट पूछा नहीं गया उनमें से, तो उनकी प्रायिकता तो बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। उनको आप फोकस करके रखिए, उनकी एप्लीकेशंस बेस्ड जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगा। साइंस में तो कुछ ऐसा ट्रेंड है, जैसे अगर बात करें साइंस की तो साइंस भी कहीं न कहीं जो करंट में चल रहे हैं उनके साथ जोड़ के, जैसे एक मैं 2021 का मेंस का पेपर देख रहा था तो उसमें आरटीपीसीआर का एक क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो वो कोविड के टाइम में आरटीपीसीआर इम्पोर्टेंट थी, तो वो क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं साइंस की जो टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है
उसको भी current आपको affairs करंट के साथ अपडेट करना चाहिए। एथिक्स को लेके आपकी क्या कुछ? एथिक्स को लेके मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से समझें। हर क्वेश्चन को हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से नहीं लिख सकते, और कोशिश करें कि आप उसमें कोट्स डालें, एग्जाम्पल्स डालें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के, तो ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन का काम करेगा और आपके आंसर्स को थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा। जैसे आपने बोला कोट्स कुछ डालिए, तो आपने कुछ लिखी है 2 लाइन की शायरी, कुछ इसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसके कॉन्टेक्स्ट में भी बताई दीजिए 2 लाइन की कोई शायरी। सर इसके कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है, बट आपने शायरी की बात करी तो मैं सुना देता हूँ। फिर से वही गलती दोहरा रहा हूँ मैं, जो नसीब में नहीं है उसी में उलझता जा रहा हूँ मैं। तो कितनी बार ये गलती दोहराओगे? आप दोबारा आरएस लिख रहे हो 160 रैंक आपकी रही है, तो 160 रैंक रहने के बाद में आप वापस से एक बार दोबारा से आरएस की, तो रैंक इम्प्रूवमेंट आप अभी प्रोबेबली आपको तहसीलदार सेवा मिलेगी। हाँ, तहसीलदार के चांसेस हैं। हाँ, तो रैपिड फायर में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि तहसीलदार या आरपीएस? आरपीएस। अच्छा, आरपीएस या आरएस? आरएस। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू को लेके क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए? और इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत बार स्टूडेंट्स को बोला है कि इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार फैक्चुअल भी पूछा जाता है, कई बार एनालिटिकल भी पूछा जाता है, कुछ एक केस स्टडी भी पूछी जा सकती हैं, और करंट तो ये मान के चलो पूछा ही जा सकता है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का अखबार भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप पढ़ के जाना चाहिए करंट की चीज़ों को। इन चीज़ों के क्या क्या मायने हैं, आप ये थोड़ा सा बताइए। सर मेरा मानना है कि जो इंटरव्यू की तैयारी है वो आपकी पहले से ही चल रही होती है, क्योंकि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो आप 3-4 महीने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन 10th 12th और आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें A+B का होल स्क्वायर भी था, और कहीं ना कहीं 11th और 9th क्लास में बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था, तो जो मेरे बैकग्राउंड से भी रिलेट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं। और आप तो जैसे हम बात कर रहे थे, आप तो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो। 10th में शायद आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और 12th में आप रनर रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी आपका अच्छा खासा जीपीए 8.8 का, तो 8.85 का जीपीए है। तो जो थ्रू आउट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट इंटेलिजेंट नहीं हो पा, वो एवरेज मार्किंग लेके आते हैं। तो मेरा ये मानना है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कि कहीं ना कहीं अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो तो ये तो सहूलियत की बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी की 40 से 50 या 60% बनी और वो आरएएस नहीं बन पाए, ऐसा है क्या? जी नहीं सर, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि सिविल्स आईएएस हो आरएएस हो, एग्ज़ाम जो है जनरल स्टडी मीडियोकर्स का है। तो इसमें आपकी परसेंट क्या रही है वो मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप कितना हार्डवर्क और कितना डेडिकेटेड हैं आप इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, और आपने जैसे जॉब छोड़ा, आपका वर्क फ्रॉम होम था, तो उसके बाद से आपने प्रिपरेशन आरएएस की स्टार्ट की, तो कितना टाइम पीरियड आपको लगा इस प्रिपरेशन में? सर एक्चुअली मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं जब तैयारी कर रहा था उस टाइम भी मैं जॉब कर रहा था, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम था। मैंने एग्ज़ाम के बाद जॉब से रिज़ाइन किया, तो उस समय मैं ऐसे मेंटेन करता था कि 10 से लगभग 6 बजे तक का काम रहता था वर्क फ्रॉम होम में। तो सुबह कुछ आवर्स निकालना 3 लगभग, और इतने ही 3 शाम को, लगभग 6 से 7 घंटे की मेरी स्ट्रेटजी थी डेली आवर्स, जो मैंने मेंस और प्री को दिए थे। पेरेंट्स और आपकी जैसे सिस्टर, उनका क्या कुछ रेस्पॉन्स था आफ्टर रिजल्ट? 17 तारीख को जैसे रिजल्ट आया, कैसा कुछ माहौल था? सर उस दिन रात को रिजल्ट आने का काफ़ी माहौल बना हुआ था, र्यूमर्स थे 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा। नहीं, पर र्यूमर्स तो नहीं थी, वो आ ही गया था ना। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो उससे जो हार्ट बीट थी काफ़ी तेज़ थी। फिर फाइनली 11 बज के कुछ 10 मिनट के आसपास वो पीडीएफ आई, तो वो एकदम से ऐसे। तो कई बार तो क्या है कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे पहले मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि अलग या गलत पीडीएफ डाल देते हैं। मैं सर्फिंग कर रहा था उस समय, तो मैंने साइट पे ही देख ली थी वो 11:10 पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके जब डाला अपना रोल नंबर। नहीं, पर कई बार ऐसा होता है, मैं सन 2018 में जब हम अपीयर हुए थे, हमारा रिजल्ट आया था, 21 में हमारा रिजल्ट आया था, तो जब रिजल्ट आता है उससे पहले ही कई पीडीएफ सर्कुलेट होते हैं जो एग्जैक्टली नहीं, तो वो हर पीडीएफ में आपका हार्ट बीट हाई लेवल पे चला जाता है। उस समय जो वेट कर रहे होते हैं जब सारे एस्पिरेंट्स, तो कई सर्कुलेट्स करते हैं, कोई फेक पीडीएफ्स आती हैं, कोई ब्लैंक पीडीएफ आते हैं। नहीं, पर मैं ये मान के चलता हूँ वो जो ग्रुप है, 2-4 ग्रुप टेलीग्राम के, उनमें रियल टाइम अपडेट रहती है। हाँ जी, रियल टाइम 1-1 मिनट का अपडेट आपको अपडेट रहता है कि अब रिजल्ट आने वाला है।
और इवन मतलब वो ज़्यादातर बच्चे उस टाइम में ऑनलाइन ही रहते हैं कि कभी भी आ सकता है रिजल्ट। तो जैसे अभी 168 रैंक आने के बाद में भी आपको लगा कि हमें दोबारा से एक बार लिखना चाहिए, अभी जो पिछले 168 के बाद में आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं कि अब मेरी रैंक अच्छी आ सके? और आपके साथ बहुत से 2023 में ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए आपको क्या सजेशन, आप क्या देना चाहोगे उनको? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा और अपने लिए भी यही कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने मार्क्स का एनालिसिस और वापस से 2021 के जो मेंस के पेपर्स थे वो देखना, क्योंकि अभी कॉपियाँ तो अभी नहीं आ पाएंगी, तो उनका एनालिसिस करके कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी थी। सर जैसे कि मैंने थोड़ा करंट अफेयर्स कम पढ़ा था, जो आपका RT-PCR का क्वेश्चन था और कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्वेश्चन थे जहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकते थे, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ इस बार। और दूसरा यही कि थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है, अटैम्प्ट रेशो जो है वो करो 100% होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि अगर आपने कुछ एक पोर्शन छोड़ दिए और आपको 50-50 आता था और फिर भी आपने अगर छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि फिर वो लास्ट में जाके और बड़ा इम्पैक्ट डालता है फाइनल। बिल्कुल। तो हम जैसे एक चीज़ हमने बीच में थोड़ा सा मिस किया, शॉर्ट नोट्स जिसकी हम बात करते हैं, उनका क्या रिलेवेंसी है शॉर्ट नोट्स की? शॉर्ट नोट्स की बात करूँ, जैसे सर मैंने कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट जिनको आप मुश्किल से 1 घंटे में, जैसे पेपर जब होता है 2 पेपर होते हैं एक दिन में, उसके बीच में 2 घंटे मिलते हैं, या पेपर मॉर्निंग शिफ्ट से पहले जो 2-3 घंटे होते हैं, उसमें मैं 3-4 सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें, उसके लिए मैंने जैसे बोर्ड्स में फर्रे बनाते हैं ना, उस टाइप के नोट्स बनाए, वैसे बिल्कुल छोटे छोटे, और आप एक बार देख के पूरा आपसे आंखों से निकल जाए वो सिलेबस। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो 4 पेपर और रिकॉल करना सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है। तो आप जैसे चंबल के आसपास के इलाके से आते हैं, तो मूवी में पान सिंह तोमर आपकी मुझे लगता है फेवरेट होनी चाहिए। सर मैंने नहीं देखी सर। अच्छा, पान सिंह तोमर आप, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स बताए गए हैं उसमें, जो डेकॉइट्स बताए गए हैं, उनसे हम वैसे ही रूबरू हुए। अच्छा, उनका नाम आपने काफ़ी फेमस। ओके, तो वैसे धौलपुर में अगर हम बात करें तो रेडस्टोन का भी काफ़ी अच्छा काम है। तो धौलपुर, चंबल और रेडस्टोन, मैं स्पेसिफिकली पान सिंह तोमर जब मैंने देखी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पान सिंह तोमर मूवी का। जिस एंगल से किरदार ने अपने मतलब हर तरीके का जो किरदार था वो अपने पूरा अच्छे से रोल अदा किया। तो आपसे चर्चा की ये शुरुआत हमने प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए जैसी स्ट्रेटेजी बाकी टॉपर्स ने बताई, जितेंद्र गोयल जी के साथ हमने ये सारी चीज़ें साझा करी, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये जो इंटरव्यू है वो आपकी जो रणनीति है और आपकी प्रिपरेशन है उसको कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। आप चलते चलते हम वापस हमारे शायर और RS 21 के 168 रैंक से एक शायरी आप से और सुनना चाहेंगे दर्शक? लास्ट में मैं ये मैंने लिखी थी कॉलेज टाइम पे, जो मुकम्मल ना हो सके वो फरियाद है तू, कहानी ना सही पर खुशनुमा एहसास है तू। बहुत गजब। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगली बार फिर किसी टॉपर के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।